नमस्कार प्यारे बंधुओं, मैं सर्वसिद्ध आयुर्वेदा से सत्य प्रकाश पारिक राजभाषी आज आपके सम्मुख फिर एक ऐसी जीर्ण व्याधि के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उपलब्ध हुआ हूँ जिसके बारे में अब तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इन पर इतनी बार पूछा गया है कि इसका इलाज क्या है, ये बीमारी क्या है। आज हम चर्चा करेंगे थायराइड पर। थायराइड बीमारी आज एक आम बीमारी होती चल रही है। थायराइड ने इतना पांव पसार लिया कि आज हर घर में एक दो प्राणी इस ग्रंथि से ग्रसित मिलते हैं। यह रोग हेरिडिटिकल भी होता है। यदि खानदान में किसी के पहले से बीमारी है तो यह बीमारी हो सकती है। कोई जीर्ण ऑपरेशन करवाया है, कोई दूषित किरणों के संपर्क में आए हैं, या फिर कुछ गलत खान पान या गले से संबंधित कोई बीमारी हुई तो ये बीमारी हो सकती है। हम चर्चा करेंगे थायराइड ग्रंथि पर। हिंदी में इस ग्रंथि का नाम एक आउटू ग्रंथि भी कहते हैं, इसलिए इसे आउटू ग्रंथि का रोग भी कहा गया है। यह कोई बीमारी नहीं, हमारे कंठ में, गले में तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। बिल्कुल तितली के पंख जैसे फैलते हैं, सेम वैसी ग्रंथि यहाँ कंठ के दोनों ओर, वो एक ही ग्रंथि है जो हमारे गले में होती है। उस ग्रंथि में सूजन आना और उसका कुछ अति सक्रियता या अल्प सक्रियता होना ही थायराइड ग्रंथि कहलाती है, थायराइड की बीमारी कहलाती है। कारण क्या है कि ये थायराइड की बीमारी, इसमें निकलने वाले हार्मोन्स D3 और D4 के कारण, इसकी अधिकता और न्यूनता के कारण दो प्रकार का माना गया है। एक होता है हाइपरथायराइडिज्म और एक हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर और हाइपो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। कुछ लक्षण तो ऐसे होते हैं कि दोनों में समान होते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं हाइपो और हाइपर। जब थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, और जब मात्रा कम होती है तो उसको हाइपोथायराइड कहते हैं। इस ग्रंथि की अति सक्रियता और अल्प सक्रियता, साथ में हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि और होती है, उस ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। उस पिट्यूटरी ग्रंथि से भी एक हार्मोन आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग, जिसको THS के नाम से जाना जाता है। वह जो स्रावित होता है उस ग्रंथि के, उसके प्रभाव को, उसके बहने के ताप को, और ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन आता है, ये D4 और D3 के वेग को नियंत्रित करता है। इसलिए कई बार उस हार्मोन्स की अति सक्रियता और अल्प सक्रियता भी हमारे थायराइड का कारण बन जाती है। इसकी वजह से भी पिट्यूटरी के संबंध के कारण, प्रभाव कम और ज़्यादा होने के कारण हमारे शरीर में तापमान अनियंत्रित होता है, मांसपेशियों में थकावट और मांसपेशियों की ताकत कम या ज़्यादा हो जाती है। यहाँ तक कि ये पिट्यूटरी जो हार्मोन निकलता है, इसके नियंत्रण से हमारे मूड का नियंत्रण भी किया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की कई ऐसी क्रियाओं को नियंत्रित करती है, जिसके कारण कुछ विशेष लक्षण हमारे अंदर आते हैं। विशेष लक्षणों की बात करें तो रोगी जिसके थायराइड होती है, चाहे वो हाइपर हो या हाइपो हो, लेकिन वो थकावट महसूस करता है, शिथिलता रहती है, थोड़े से काम में थक जाता है। इसके बाद बालों का झड़ना और नींद न आना, यह भी थायराइड के लक्षण बनते हैं। लेकिन यदि हाइपोथायराइड है तो हाइपोथायराइड में वजन बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन हाइपरथायराइड में कभी वजन कम और कभी ज़्यादा होता है, यानी अनियंत्रित होता है। इस तरीके से दोनों के लक्षण में यह कह सकते हैं कि वजन कम और ज़्यादा होता रहता है। ऐसे ही हाइपोथायराइड सर्दी के प्रति या ठंड के प्रति संवेदनशीलता रखता है, जबकि हाइपरथायराइड के अंदर गर्मी के प्रति संवेदनशीलता देखने को मिलती है। अगर ऐसे ही देखते हैं तो हाइपोथायराइड में पसीना कम आता है,
जबकि हाइपरथायराइड के अंदर पसीना ज़्यादा आता है। इसीलिए इसको गलित ग्रंथि की संज्ञा भी दी गई है। हृदय गति में कमी आना हाइपोथायराइड का सिम्टम है, जबकि हाइपरथायराइड में जब हार्मोन्स की मात्रा अधिक होती है तो हृदय की धड़कनें गति अनियंत्रित हो जाती है, कभी कम और कभी ज़्यादा अनियंत्रित चलती है। हाइपोथायराइड में पूरा शरीर सूजा हुआ महसूस होता है, शरीर पे सूजन आती है, जिसमें विशेषकर चेहरे पर सूजन आती है, जबकि हाइपरथायराइड में केवल आंखों के नीचे सूजन आएगी। कहने का मतलब है चेहरे पे सूजन नजर आएगी ही आएगी। हाइपोथायराइड में जोड़ों में और मांसपेशियों में खिंचाव और जोड़ों में दर्द की शिकायत मिलेगी, जबकि हाइपरथायराइड के अंदर केवल मात्र मांसपेशियों में खिंचाव आता है। दोनों सिम्टम को मिलाते हैं तो जोड़ों और मांसपेशियों में खिंचाव आना थायराइड ग्रंथि के होने का लक्षण होता है। सुस्ती रहना यह हाइपोथायराइड का भी है और थकावट होना हाइपरथायराइड में आता है। इस प्रकार इन लक्षणों को हम देखते हैं तो हमारे शरीर में कई प्रकार के ये लक्षण विद्यमान होते हैं, जिनसे हमारे अंदर कब्ज रहना, हाइपोथायराइड में हकीकत में कब्ज रहती है और हाइपरथायराइड के अंदर दस्त की शिकायत बन जाती है। तो कभी कब्ज, कभी दस्त, कभी थकावट, कभी नहीं, कभी हृदय गति तेज, कभी हृदय गति मंद, कभी पसीना आना, कभी पसीना न आना, ये सब थायराइड के लक्षण हैं। अगर हम बात करते हैं कि थायराइड का उपचार कैसे लें, खान पान क्या रखें, सबसे पहली चीज़, यदि थायराइड के सिम्टम आपको नज़र आते हैं, जांच करवाने के बाद यदि आपको क्लियर हो गया थायराइड है, तो सबसे पहले आप बाजार के चिकनी चुपड़ी चीज़ें, चाट मसाला, तली भुनी चीज़ें, वनस्पति घी पूर्ण रूपेण बंद कर दें। इनसे परहेज करें, इनका उपयोग नहीं करना। फिर क्या करना? सबसे बड़ी चीज़, दूध और दही का इस्तेमाल बखूबी करें, लेकिन दूध के बने हुए उत्पादों को पूर्ण बंद कर दें। पनीर नहीं लेना, दूध लेना है, दूध का प्रयोग करो, दूध को हम लेना चाहिए, इस्तेमाल करें। इसी प्रकार आप किसी भी प्रकार की गोभी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो पत्ता गोभी हो, चाहे वो फूल गोभी हो, हमें पत्ता गोभी और फूल गोभी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। थायराइड ग्रंथि की संभावनाएं पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में और वृद्ध लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब जब थायराइड प्रभावित होगी तो उनके मासिक पीरियड भी प्रभावित हो सकते हैं। महिलाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी होने के कारण परिवार के सिम्टम वाले भी उसमें सिम्टम आ सकते हैं। इसी तरीके से कब्ज, थकावट, शिथिलता, शरीर पे सूजन, चेहरे पे विशेषकर सूजन, ये सारे के सारे थायराइड के लक्षण हैं। बाहर से ये कोई रोग नजर नहीं आता। कई बार गट्टुक होने के कारण गले में सूजन पहले आती है, उस सूजन के कारण, कंठ में सूजन आने के कारण बाद में थायराइड प्रभावित हो जाती है। यदि आपने हार्मोन्स की अनियमितता हुई तो भी होगा, और यदि आपने कोई भी इलाज में रेडियोधर्मिकता किरणों का प्रभाव पड़ भी सकता है, उसका भी ये प्रभाव थायराइड पे डल सकता है। इसी प्रकार कभी आयोडीन की कमी से भी थायराइड प्रभावित होती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, आयोडीन का भी इस्तेमाल हमें करते रहना चाहिए, आयोडीन लेना चाहिए, किसी भी रूप में हमारे शरीर में आयोडीन पूर्ति रहनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद के खान पान, पथ परहेज लक्षण हो गए, इसके बाद हम क्या करें, कोई ऐसा उपचार जिससे हम इसको सटीक ले सकते हैं। घरेलू उपचारों के अंदर आप अलसी का काढ़ा बना करके पी सकते हैं, अश्वगंध का भी प्रयोग कर सकते हैं, अश्वगंध को काढ़े के रूप में और पाउडर के रूप में भी आप ले सकते हैं। अलसी का काढ़ा दोनों टाइम लेना इसके लिए श्रेष्ठकर होता है। काली मिर्च का इस्तेमाल, धनिया का इस्तेमाल, आंवला और एलोवेरा, ये विशेषकर इसके लिए लाभदायक है। इनका प्रयोग किसी भी प्रकार हमारे शरीर में हो तो ये थायराइड को नियंत्रित करता है। लौकी का रस, दूध, दही, सेव का सिरका, ये हमारे इस रोग को बढ़ने से रोकते हैं। अगर आप विशेष आयुर्वेदिक औषध तैयार करें तो आज हम आपको एक आयुर्वेदिक औषध तैयार करने की विधि भी बताते हैं, जिससे ये सटीक होगा कि आपकी थायराइड की बीमारी से आप निजात पाएंगे। करना क्या है, आप 200 ग्राम अलसी के बीज लेकर 2 लीटर पानी में ओटाइए,
1 लीटर पानी शेष रहने तक वो काढ़ा बनाए उसको छान के रख लें। छान लें, फिर उसके अंदर 50 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम आंवले का पाउडर, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम मुलठी। 50 ग्राम मुलठी, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम धनिया का पाउडर, 50 ग्राम अश्वगंधा और 50 ग्राम आंवला पाउडर। इन सभी चीज़ों को आपको उस काढ़े में डाल करके चलाते रहना है। जब गाढ़ा गाढ़ा हो जाए तो उसके अंदर आपको 200 ग्राम गूगल डाल करके कढ़ाई में अच्छी तरह चला करके दोनों को मिक्स करके बाहर निकाल लें और अपना जैसा गोंदा हुआ आटा होता है उस तरीके का बना लें। और उसके बाद इसमें हल्की सी चिकनाहट देके या गोल घुमा करके, गूगल में चिकनाहट होती है, अपने आप आ जाएगी। छोटी छोटी गोलियां बना लें। इन गोलियों को आप बनाते जाएं और हवा में सुखाते जाएं। छोटी छोटी गोलियां बना करके काली मिर्च से थोड़ी सी मोटी चने की साइज की गोलियां बना लें। इन गोलियों की मात्रा 2 सुबह और 2 शाम को नियमित रूप से लें तो कुछ ही महीने में आपकी थायराइड की बीमारी दूर हो जाती है। इस प्रकार थोड़ी सी मेहनत और शरीर का सुरक्षा कवच। विस्तृत बीमारी है थायराइड, आज की तारीख में एक चारों ओर जहाँ देखने को मिलती है सब जगह है, लेकिन हम थोड़ी सी सावधानी, खान पान पथ परहेज यानी आहार विहार अगर अपनाएंगे तो थायराइड से बच पाएंगे। क्योंकि थायराइड जीर्ण समय होने के बाद शरीर या तो बहुत दुबला हो जाता है या बहुत भारी हो जाता है, और शरीर में वजन कम होना भी बीमारी है और अनियंत्रित भारी होना भी बीमारी है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सावधानी बरतें, खान पान अच्छा रखें, जिस प्रकार बताया जाता है उस प्रकार खान पान रखें। और विस्तृत जानकारी के लिए आप इस स्क्रीन पर आए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए हर समय उपलब्ध पूर्ण रूपेण परामर्श 100% निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के आप 24 घंटे कभी भी दिए गए नंबर पर अपनी आयुर्वेद बीमारी से संबंधित समस्या बताकर निदान जान सकते हैं। सर्वसिद्ध आयुर्वेद पंचगव्य चिकित्सा परामर्श केंद्र केवल वर्तमान में इस प्रकार कार्य कर रहा है कि प्रचार प्रसार से आयुर्वेद की वृद्धि हो। और आयुर्वेद, आपको भी पता है कि पहले कोरोना काल में कोरोना से मानव को बचाया, और वही आयुर्वेद अब लिम्पी नामक वायरस की बीमारी से हमारे गौधन को बचा रहा है। इसलिए आयुर्वेद अपनाएं और हमारी प्राचीन पद्धति की धरोहर को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद।